नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव अपने बिल्कुल अंतिम दौर पर है। सोमवार यानी 8 तारीख को प्रचार का आखिरी दिन है। 10 मई को 224 सीटों के लिए मतदान होना है और 13 मई को जनता का फैसला हम सब किसी को मालूम होगा। चुनाव का मौसम है, हर एक पार्टियां दावे करती हैं, हर दल के अपने अलग आकलन होते हैं, विश्लेषकों के भी अपने-अपने होते हैं और ओपिनियन पोल करने वाले तो अपने आंकड़े, नंबर्स जो हैं वो देते ही रहते हैं। मैं इनमें से कोई काम फिलहाल इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि आपको अब तक जब से कर्नाटक राज्य बना है, जो 1956 में बना था और उसके बाद से जितने चुनाव हुए, उसमें जनता ने किस तरीके से अपना रुख, अपना मत प्रकट किया है, किसके समर्थन में किया है, क्या उसने जनमत अपना दिया है। तो अगर शुरुआत करते हैं 1956 में जब वो राज्य बना, तो 1957 में राज्य बनने के बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस विधानसभा चुनाव में 208 सीटों के लिए हुआ था 1957 में। 1967 में ये सीटें बढ़ के 216 हो गई थी और 1978 में 224 सीटों पर मतदान हुआ था और उस समय से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें 224 सीटों पर ही मतदान हुए हैं। उसमें से 173 की जो सीटें हैं वो सामान्य कैटेगरी में आती हैं, जनरल सीट्स हैं। 36 शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए है और 15 अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए रिजर्व की गई है। लेकिन ये जो चुनाव होता है वो एक राज्य में तो ज़रूर होता है, लेकिन उसके जब विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, तो उसे 6 इलाकों में मोटे तौर पे बाँट के देखा जाता है और उसका भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। जैसा कि ये जब राज्य बनाया गया था 1956 में, तो पुराना जो मैसूर का जो राज्य था, उसके साथ जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, उसके कुछ इलाके, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसके कुछ इलाके, जो हैदराबाद स्टेट था, उसके कुछ इलाके और जो कुर्ग का जो राजशाही का जो इलाका था, वो उसको मिला के ये मौजूदा कर्नाटक राज्य बनाया गया था। 1956 से इसे मैसूर राज्य के तौर पे जाना जाता था। कर्नाटक नाम 1973 में दिया गया। अब अगर ये बात करते जो 6 इलाके की जो बात होती है, उसमें सबसे बड़ा इलाका दक्षिण कर्नाटक यानी ओल्ड मैसूरू का इलाका है, जहाँ पे 59 सीटें आती हैं। उसके बाद मुंबई कर्नाटक का इलाका आता है, जिसे आजकल किट्टूर कर्नाटक के तौर पे बोला जाता है, जहाँ से 50 सीटें आती हैं। फिर हैदराबाद कर्नाटक, जिसे अब कल्याण कर्नाटक के तौर पे जाना जाता है, वहाँ पे 31 सीटें होती हैं। फिर मध्य कर्नाटक का इलाका है जहाँ पे 35 सीटें हैं, तटीय कर्नाटक में 21 सीटें हैं और बेंगलुरु जो राजधानी है उसमें 28 सीटें हैं। तो ये हर एक इलाके अलग-अलग दलों के हिसाब से, किसी का मजबूत किला है, कहीं पे कांटे का संघर्ष है, कहीं पे कोई पार्टी ज़्यादा मजबूत है, कहीं पे वो कमज़ोर है। तो ये किस तरीके से ये लोगों ने मतदान अपना किया, अगर उसकी बात कर लेते हैं, तो 1957 से लेके 1978 के बीच में 5 चुनाव हुए और इन पाँचों चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत के साथ जनता ने चुन के भेजा, सरकार बनाने के लिए उनको बोला, आदेश दिया। 1983 में 1983 पहली बार कर्नाटक में गैर कांग्रेस की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, रामकृष्ण हेगड़े उसके मुख्यमंत्री हुए। कद्दावर नेता थे, समाजवादी बीच में 5 चुनाव हुए और इन पांचों चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत के साथ जनता ने चुन के भेजा, सरकार बनाने के लिए उनको बोला, आदेश दिया। 1983 में 1983 पहली बार कर्नाटक में गैर कांग्रेस की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, रामकृष्ण हेगड़े उसके मुख्यमंत्री हुए। कद्दावर नेता थे, समाजवादी सोच वाले नेता थे, जनता दल के घटक के तौर पे उन्होंने ये चीज़ शुरुआत की थी। 1985 में फिर चुनाव होता है, बीच में ही कार्यकाल के बीच में वो चुनाव कराने की ज़रूरत पड़ जाती है और इस बार फिर जनता ने जनता पार्टी को दोबारा अपना समर्थन दिया
और पूर्ण बहुमत के साथ जनता पार्टी की सरकार बनी। रामकृष्ण हेगड़े एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये जो यहीं से एक ऐतिहासिक कहे कि एक बदलाव जो देखने को कर्नाटक की राजनीति में आया और जनता के जो अपने समर्थन का था वो उसमें उन्होंने रिवॉल्विंग डोर की एक पॉलिसी जो बदलने का जो काम है वो 1989 के चुनाव से लेके 2018 तक जो 7 चुनाव हुए उसमें उन्होंने किया। अगर 1989 में उन्होंने जनता पार्टी को हटा के कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया, तो फिर 1994 में उसने जनता दल को वापस लाया पूर्ण बहुमत के साथ। तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन इन 7 चुनाव में सिर्फ 4 बार ऐसे मौके आए जहां पे किसी पार्टी को कर्नाटक की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर भेजा। 1989 में कांग्रेस को, 1994 में जनता दल सेकुलर को, हालांकि उस समय वो जनता दल था, सेकुलर 1999 के वह आया था, बना था, और 1994 के बाद 1999 में फिर कांग्रेस को, और फिर एक मौका आया लंबे अंतराल के बाद 2013 में जब कांग्रेस को बहुमत के साथ उन्होंने किया। तो कुल मिला के 4 बार बहुमत की सरकार, 3 कांग्रेस की, 1 जनता दल सेकुलर की। लेकिन बाकी के जो चुनाव हुए उसमें 3 बार ऐसा मौका आया जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे चुन के भेजी गई। शुरुआत 2004 से हुआ, फिर 2008 में हुआ और फिर 2018 में हुआ। ये सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बीजेपी निकल कर आई। जब 2004 था तो 79 सीटों के साथ थी, 2008 में 110 सीटों के साथ और फिर 2018 में 104 सीटों के साथ। इस पूरे दौर में जो 7 चुनाव हुए, इसमें 2 बार ऐसा मौका आया जब जिस पार्टी को बहुमत मिला उसे 40% से ज्यादा वोट मिले, और ये दोनों मौके थे कांग्रेस के हाथ आए थे। पहला 1989 में और फिर दोबारा 1999 में। तीसरी बार जब कांग्रेस को मौका मिला था सरकार बनाने का, तो उसके पास 40% वोट नहीं थे। दरअसल पिछले 4 चुनावों से कांग्रेस को 40% का आंकड़ा छूने का मौका नहीं मिला है। वहीं जब 1994 में जनता दल सेकुलर ने सरकार बनाई थी, तो उसे 40% वोट नहीं मिले थे। तो ये एक गौर करने की बात है। दूसरी चीज, यहीं पे ये एक दिलचस्प सी बात है कि ये पूर्व से जब भी ये 4 सरकारें बनी पूर्ण बहुमत के साथ, तो जो दूसरी नंबर की जो पार्टी बनी, तो जो बहुमत वाली पार्टी और दूसरे नंबर की पार्टी, इन दोनों के बीच के वोट का फासला 15% से ज्यादा का था। यानी अगर 89 में कांग्रेस बनी थी, तो दूसरे नंबर पे वहां पे जनता दल सेकुलर थी और दोनों के बीच में 15% से ज्यादा का फासला था। उसी तरीके से 1994 में जब जनता दल सेकुलर बनी थी, तो दूसरे नंबर पे बीजेपी हुई थी और वहां पे 15% से ज्यादा का था। और ये गौर करने की बात है, ये वो चुनाव था जिसमें कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। उसके बाद जब फिर 1999 में जब सरकार बनी, तो 40% का फासला कांग्रेस और जनता दल के बीच में था, बीजेपी के बीच में था, माफ कीजिएगा, बीजेपी के बीच में था। और लेकिन जब 2013 में बहुमत हुआ, तो कांग्रेस के वोट प्रतिशत और जनता दल सेकुलर के वोट प्रतिशत में 15% का फासला था। एक दिलचस्प बात यहाँ पे ये देखने की है कि जब एक तरफ जहाँ पे वो 40 का आंकड़ा नहीं कर पाई है, पिछले 4 चुनाव से 40 का आंकड़ा बिल्कुल नहीं छू पाई है, बीजेपी 1989 से लेके 2018 तक हर चुनाव में सिर्फ एक अपवाद है 2013 का, जब बीजेपी में टूट हुई थी। उसके जो कद्दावर नेता थे बीएस येदियुरप्पा, जो कि 2008 में उनके मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और अपनी पार्टी बना के वो खुद मैदान में भी उतर गए थे। तो बीजेपी के वोटों का बंटवारा हो गया था। अगर उस अपवाद को छोड़ दिया जाए तो 2018 तक
89 से अगर आप देख लें, हर चुनाव, चुनाव दर चुनाव बीजेपी के वोट प्रतिशत में इज़ाफ़ा हुआ और बीजेपी के सीटों में भी इज़ाफ़ा हुआ। वहीं उसके उलट अगर आप देखें, तो जनता दल सेकुलर, जो कि 1994 में 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, उसके बाद से लेके 2018 तक उसके वोटों में गिरावट आई और उसके सीटों में भी गिरावट आई। अगर मैं वोट प्रतिशत के लिहाज से अगर आपको करूं, तो तकरीबन 45% की गिरावट जेडीएस के वोट में आई है। और जहां तक सीटों का मामला है, तो वो 2/3 के करीब उसके सीटों में भी कमी आई है, 115 और 37। हालांकि सबसे कम आंकड़ा 37 का नहीं है, उनका सबसे कम आंकड़ा 10 का है। 10, 24, 28, एक दफ़ा 58 सीटें जेडीएस के मार्फत में आई, एक बार 40 सीटें उनके पास आई। लेकिन 37 का जो एक एवरेज की अगर आप बात करें, तो 2/3 के करीब उनकी सीटों में कमी आई है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है, इसके आधार पे किसी निष्कर्ष पे ये पहुंच जाना कि नहीं, इस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने ही जा रहा है, इस पार्टी 40 का आंकड़ा पार करने जा रही है, 2/3 की बहुमत से कोई जीतने के लिए जा रहा है, ये बहुत कुछ दूसरी चीज़ों पे भी निर्भर करता है। लेकिन इस आंकड़ों के आसार से कहता है कि इतना आसान ये चुनाव नहीं होने जा रहा है किसी के लिए भी। संभवतः 2 ही चीज़ हो सकती है कि जो अभी तक एक रिवॉल्विंग डोर की पॉलिसी रही है, तो उस रिवॉल्विंग डोर की पॉलिसी के तहत लोग उम्मीद कर रहे होंगे, विशेष तौर पे विपक्ष में खास करके कांग्रेस की तरफ से है, कि वो मौके के इसमें है कि हमें शायद मौका मिल जाए। दूसरी तरफ बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि जो कुछ 1983 और 85 में जो जनता ने जिस तरीके से जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाई थी, तो वो 2023 में पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका दे। ये बाकी जो 2 पार्टियाँ हैं, उसको पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन एक बीजेपी है जिसको पूर्ण बहुमत का मौका नहीं मिला है। तो क्या कर्नाटक की जनता इसके बारे में क्या अपना फैसला करेगी? वो आपको, मुझे, इस दुनिया को, हर किसी को मालूम होगा जब 13 मई को नतीजे आएँगे। लेकिन विश्लेषण होगा, कैसे ये असर डालेगा, मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या संभावना है, कैसे हो सकती है। फिर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जो ओपिनियन पोल हो रहे हैं उसके आंकड़े क्या कहते हैं, पोल ऑफ पोल्स क्या होगा। तो फिलहाल इस अंक में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल आपकी बात को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।